गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस वीकली मार्केट अपडेट वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ जहां आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, वहीं पे ट्रम्प बोल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्या रियली में इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, या फिर ट्रम्प क्यों ऐसा इंडिया के लिए कमेंट कर रहा है? यूएस कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? अनिल अंबानी के ऊपर क्यों ईडी ने जांच शुरू किया? फिर से पूरे वीक मार्केट क्या उथल पुथल रहा, किस तरह से मार्केट का मूवमेंट रहा, और एफआईज का क्या चाल है अभी का, ये सारे कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और एंड में ये भी पता चलेगा कि आपको इस सिचुएशंस में क्या करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीक का शुरुआत ही मार्केट का डाउन शो हुआ, बीच में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला और फिर फ्राइडे को एंड में फिर से मार्केट ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया। पूरे वीक मार्केट काफी उतार चढ़ाव में रहा। और एफआईज का बात करें तो एफआईज ने पूरे वीक में 20,524 करोड़ का काफी एग्रेसिवली वे में सेलिंग्स किया। इसके साथ ही ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। और बात वहां तक नहीं रुका, बात यहाँ भी चल गया कि वो ये भी बोला कि अगर रसिया से कंटिन्यू इंडिया तेल खरीदते रहता है तो उसके ऊपर हम फिर से पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ तक भी रुक जाता तो बात थोड़ा ठीक थी। ट्रंप एक स्टेप और आगे बढ़ गया और ये बोला कि इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्या रियली में इंडिया की इकोनॉमी आपको लगता है कि डेड इकोनॉमी है? इसका काउंटर हम दें उससे पहले आईएमएफ ने पहले से इसका काउंटर्स दे रखा है। आईएमएफ ने क्या बोला उसको जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आईएमएफ एक्चुअली है कौन। तो आईएमएफ एक ग्लोबल एजेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 190 से ज्यादा देशों के ऊपर नजर रखती है कि वो देश किस तरह से इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उसे लगता है कि कोई भी देश कमजोर है या फिर इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको लोन देने का काम भी आईएमएफ करता है। रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट FY26 के लिए 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पहले 6.2 था, अब उसे बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। तो आखिर जब आईएमएफ बढ़ा रहा है तो उसको कुछ तो लगा होगा, तब तो वो बढ़ाया। तो उसको क्या लगा? सबसे पहले उसे ये दिखा कि इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड आने वाला है, आ रहा है। दूसरा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बूस्ट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काफी काम हो रही है, स्टार्टअप्स नए नए बन रहे हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा ग्रोथ रेट आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट 2.1% है, जो आरबीआई का रेंज रहता है 2% से 6% के बीच में, उसमें एकदम लोवेस्ट पे है। तो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ। इंटरेस्ट रेट 6% से घट के 5.5% आ गया, यानी लोन सस्ता हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 59.1, जो अभी तक का हाईएस्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। तो ये सारे रीजंस दिखता है आईएमएफ को कि इंडिया का आने वाला दिन अच्छा है, या अभी भी पहले से अच्छा कर रहा है। इसी के कारण इसका जीडीपी ग्रोथ रेट वो बढ़ा दिया। फिर ये सारे पॉजिटिव फैक्टर ट्रम्प को क्यों नहीं दिखता? एक्चुअल में यूएस इंडिया में इंटर करना चाह रहा है दो सेक्टर्स में। पहला है डेयरी सेक्टर्स और दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स। बट आज भी इंडिया का ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिया उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, और प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर टैरिफ लगा करके। आज भी इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 से 50% का टैरिफ लगाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए 30 से 60% का टैरिफ लगाता है। ऑटोमोबाइल्स में 70 से 100% का टैरिफ लगाता है, और फिर वाइन में 100 से 150% का टैरिफ लगाता है। तो ये बात ट्रम्प को खटक रही है। और ये हिम्मत उसमें कैसे आता है? ट्रम्प के पास ये हिम्मत आता है बेसिकली 3 चीजों से। देखिए, यूएस के पास ना डोमिनेंस है। पहला डोमिनेंस है अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है यूएस के पास। दूसरा उसके पास डोमिनेंस है टेक्नोलॉजी का, और तीसरा है टैलेंट का। टैलेंट वो भी उधार का है। बहुत सारे इंडिया से टैलेंट गए हुए, ब्रेन ड्रेन अदर कंट्रीज से आए हुए। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप टैलेंट को खरीद सकते हैं, जो यूएस आज के डेट में कर रहा है। ये यूएस को काफी हिम्मत देता है कि वो कुछ भी चाहे, किसी भी देश को कुछ कर दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, टैरिफ लगा दे रहा है जितना चाहे मर्जी। वो इंडिया को कंटिन्यूसली ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम पेनल्टी लगाएंगे। वहीं यूएस पाकिस्तान के साथ में मिलकर के डील कर रहा है, जो उसका ये मानना है कि ये लोग दोनों मिलके ऑयल रिजर्वेशंस का काम करेगा और ये इंडिया को ऑयल बेचेगा। मतलब अगर यूएस किसी देश के साथ में काम कर रहा है, वो भी ऐसा देश जिसके ऊपर ऑलरेडी टेररिस्ट का दाग लग चुका है, और सिर्फ इंडिया ना, काफी और भी देशों में लगा गया है, तो वो सही है। लेकिन अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, चूंकि रशिया हमको सस्ता दे रहा है, तो इसके लग रहा है कि आखिर इंडिया मेरा बात मान क्यों नहीं रहा? हम तो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि तुम मत खरीदो। ये चीजें यूएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब वो सोच रहा है कि किसी भी तरह से इंडिया को कमजोर कर सकते हैं। अब कैसे कमजोर कर सकते हैं? ये टैरिफ लगा करके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम यूएस को इग्नोर करें कि चलो ठीक है, हम यूएस के साथ में डील ही नहीं करते हैं, कोई ट्रेड ही नहीं? यूएस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डेटा के साथ बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था दोनों कंट्री को मिला करके, वो हुआ है अप्रॉक्स 131.84 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया था 86.51 बिलियन डॉलर्स का, और इंडिया वहां से इंपोर्ट किया था 45.33 बिलियन डॉलर्स का। यानी अगर हम यूएस और इंडिया के साथ में डील करते हैं तो हमारा सरप्लस में होता
करता है टोटल $41.18 बिलियन का। और एक्सपोर्ट इंडिया क्या चीज करता है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है आईटी सर्विसेज इंडिया का मैक्सिमम डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी का, फार्मास्यूटिकल्स का, टेक्सटाइल का, ये सारी चीज काफी हैवी मात्रा में यूएस को एक्सपोर्ट करता है। और यूएस इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए हम लोग यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आप पूरे दुनिया का मार्केट कैप मिला लें उसमें से 60% मार्केट कैप यूएस का अकेले का होता है, तो यूएस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी जो इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2030 तक में $120 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट होगा बायलैटरली दोनों कंट्री को मिला करके। नेक्स्ट, ईडी ने अभी अनिल अंबानी के ऊपर जांच शुरू किया है। ईडी का ये मानना है कि अनिल अंबानी कुछ बैंकों से लोन लिया है बड़े अमाउंट में और उसे रिपे नहीं किया है, जस्ट लाइक विजय माल्या। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उस पैसे को या तो अनिल अंबानी ने पर्सनल यूज के लिए खर्चा किया या फिर उसे देश से बाहर भिजवा दिया दूसरे देश में हवाला के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू। तीसरा, कुछ बैंक अकाउंट जो फॉरेन के थे और इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल्स अनिल अंबानी नहीं दिया है बार बार ईडी के क्वेश्चनिंग करने के बाद भी। तो ये इल्जाम्स ईडी ने लगाया है, इसका जांच अभी चल रहा है। अभी किसी भी तरह से कोई भी प्रूव्ड नहीं हुआ एलिगेशन। अगर हो जाता है तो हो सकता है कि अनिल अंबानी का एसेट्स फ्रीज कर ले या फिर इसे जेल भी हो सकती है अनिल अंबानी को। अभी जो उथल पुथल चल रही है स्टॉक मार्केट में, इस सिचुएशन में एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए? देखिए, क्या आप कभी भी इस चीज के लिए वरी होते हैं कि अभी रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, एनपीएस में क्या चल रहा है, एफडी इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या चल रहा है? नहीं होते हैं ना। तो फिर आप इक्विटी मार्केट के लिए इतना ज्यादा क्यों होते हैं? अभी ये आपके हाथ में नहीं है कि ट्रम्प कितना परसेंट टैरिफ लगाएगा, नहीं लगाया। वो अभी 25% लगाया, फिर हो सकता है अगले मंथ उसका मूड चेंज हो जाए, कुछ और डील हो जाए। अभी अगस्त में फिर से एक मीटिंग होने वाला है, तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस चीजों के लिए हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जो उसके लिए फिट है। गवर्नमेंट्स को अपना काम करने दीजिए। बिजनेसमैन ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर्स है वो भी कर रहे हैं। पहले इन्होंने प्रूव्ड भी किया है, अभी नहीं। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1987 में, 1992 में हुआ, 2000 में .com बबल्स हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्कैम हुआ था 2008 में, यूपीए का जब सेकंड टर्म्स आया था उसमें भी पॉलिसी पैरालिसिस का कारण, कोविड में 2020 में, ये सारे टाइम पे ये फंड मैनेजर्स, बिजनेसमैन अपने अपने एबिलिटी को प्रूव किए। तो फिर इस बार भी करने देते हैं ना। आप बस उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। और आपका कंट्रोल क्या है? अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं तो आप ये देखिए कि क्या आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर किया है तो उस फाइनेंशियल गोल को अलाइन किया है आपने इन्वेस्टमेंट से या नहीं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं तो आप ये देखिए कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने वो प्रॉपर्ली किया या नहीं किया। आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस के बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट्स आप परचेस किए वो कितना अच्छा साबित हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। अगर नहीं तो वो उस चीज को आप बेटर कीजिए, उस चीज को प्रूव कीजिए। और ये सारे टेंशन फंड मैनेजर्स, बिजनेसमैन को देने दीजिए। वो लोग ज्यादा बेटर से देखेंगे कि उसके पर्टिकुलर बिजनेस में, उस सेक्टर्स में वो लोग कितना बेटर कर सकते हैं। आप वो रोल निभाइए जिसमें आप बेस्ट है और जिसपे आपका कंट्रोल है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।